खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अपनी एक पसंदीदा हॉबी के बारे में बताऊंगी। मुझे ना बचपन से ही रॉकेट्स के बारे में जानने का बहुत शौक है। मुझे तो वो इतनी हैरान कुन इजाद लगती है, कैसे वो ज़मीन को पीछे छोड़ के खुद आसमान की तरफ उड़ जाती है। मैं तो हर वक्त आसमान में भी रॉकेट ही तलाश करती रहती हूँ। पता है, एक दफ़ा मुझे एक रॉकेट नज़र भी आया था। बस तभी मैंने सोच लिया कि अब तो मैं रॉकेट ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए तो बहुत सारे पैसे और कई लोगों की ज़रूरत होती है। जानते हैं, एक असली रॉकेट बनाने के लिए हज़ारों हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी और एक शानदार साइंसदान बन जाऊंगी, तब मैं रॉकेट बना लूंगी। लेकिन तब तक मैं क्या करूं? क्या मैं घर में मौजूद चीज़ों से रॉकेट बना सकती हूँ? दोस्तों, हम कोशिश तो कर सकते हैं। क्या आप मेरा साथ देंगे? तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट? था ना मज़ेदार? मेरा बस चले तो मैं इसी रॉकेट में बैठ के खला का सफ़र भी कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये रॉकेट का सिलसिला शुरू कब से हुआ था? दरअसल आज से 400 साल पहले एक साइंसदान थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। वो भी आपकी तरह मज़े मज़े के सवाल सोचते रहते थे। उनको इस सवाल के जवाब की खोज थी कि हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हिलती जुलती कैसे हैं, ये हरकत कैसे करती हैं, और हमारी अर्थ जैसा इतना बड़ा प्लैनेट खुद ब खुद कैसे खला में घूमता रहता है, अपने गिर्द भी और सूरज के गिर्द भी। दोस्तों, उस ज़माने में रॉकेट और सैटेलाइट्स वगैरह तो होते नहीं थे कि न्यूटन साहब वहाँ से जाके देख लेते कि खला और दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर न्यूटन साहब के लॉज हमारे पास आज ना होते तो शायद हम ये रॉकेट्स और सैटेलाइट्स चांद पर तो क्या, खला में भी ना भेज सकते। जी हाँ। तो खैर, न्यूटन साहब ने एक रूल बनाया जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये लॉ कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब आपने इस बलून में हवा भरी तो इसके अंदर का एयर प्रेशर इसके बाहर के एयर प्रेशर से ज़्यादा हो गया। और दोस्तों, जब भी ऐसा होता है तो फितरत यानी नेचर की हर चीज़ ये चाहती है कि वो एक बैलेंस में आ जाए, यानी जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से हवा फटाफट निकलने की कोशिश करेगी और वो ऐसी जगह पर आ जाएगी जहाँ एयर प्रेशर कम होगा, ताकि अंदर और बाहर का एयर प्रेशर एक जैसा हो जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मैं इस बलून को छोड़ दूँ
तो क्या ये उसी सिमत में जाएगा जिस सिमत में इसके अंदर से हवा निकलेगी, या फिर किसी और सिमत में? सोचे जरा, सोचे सोचे। इसको छोड़कर देखते हैं। अरे ये तो बिल्कुल उलट पुलट किसी भी डायरेक्शन में चला गया। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि जब बैलून के अंदर से हवा निकली तो उसने बैलून के ऊपर एक इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाई। यानी जितने जोर से हवा बैलून से बाहर निकली उतना ही जोर उसने बैलून पर लगाया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और यही वजह है कि बैलून उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हिलना शुरू हुआ। और दोस्तों इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हवा का बैलून से निकलना एक्शन है, और इस सूरत में बैलून का दूसरी तरफ जाना एक रिएक्शन है। और यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है जनाब, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब दोस्तों आपने इतनी जल्दी न्यूटन का तीसरा लॉ समझ भी लिया। मुझे ये बताएं कि कहीं आप हमारी दुनिया के दूसरे न्यूटन तो नहीं है? चलो जी छोटे न्यूटन साहब, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, और वो ये कि जब हमने बैलून को छोड़ा तो ये तो किसी भी डायरेक्शन में उलट पुलट घूम रहा था, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए था जो बिल्कुल एक सीधे रास्ते पर चले। तो इस वजह से हमने टेप, स्ट्रॉ और धागा लेकर उसके लिए एक ऐसा पाथ बनाया जिस पर वो सीधी डायरेक्शन में चल सके, और इस तरह हमारा रॉकेट ज्यादा फासला भी कवर कर सकता है। लो जी छोटे न्यूटनों और साइंसदानों, मुझे तो लगता है कि न्यूटन तो आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। आप तो न्यूटन से भी बड़े साइंसदान बनेंगे, और मुझे आप पे फख्र है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, लेकिन ये याद रखें कि अगर आप न्यूटन से भी बड़े साइंसदान बन गए तो मुझे अपना ऑटोग्राफ ज़रूर भेजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।